अर्पिता उसे सामने देखकर एक पल को हड़बड़ा जाती है। उसके आगे कदम बढ़ाने के साथ साथ वो अपने कदम पीछे बढ़ाती जाती है। ओह गॉड, अब क्या करें, कैसे यहाँ से निकलें? कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे अच्छा यहाँ से भाग लिया जाए। सोचते हुए अर्पिता आगे पीछे दाएं बाएं देखती है और वहां से एक तरफ भाग जाती है। अरे कहाँ भागी जा रही हो, रुको, कहते हुए वो भी उसके पीछे दौड़ जाता है। पूरे गोडाउन का चक्कर लगाते हुए अर्पिता एक टूटी पड़ी बेंच के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो बंदा दौड़ते हुए अपनी स्पीड से उसके पास आ रहा है। ये देख अर्पिता उस बेंच के सामने से एक तरफ हट जाती है, जिससे वो सीधा उस टूटी फूटी मेज के ऊपर गिरता है, जिससे उसका एक कोना सीधा उस बंदे के पैर और पेट में चुभ जाता है। अर्पिता वहां से फौरन भाग जाती है, लेकिन भागते हुए सामने से आ रहे दूसरे बंदे से टकरा जाती है। बहुत तेज हो, लेकिन हम भी कम नहीं है, आज तुम बचकर यहाँ से निकल नहीं सकती, वो अर्पिता से कहता है और उस पर हाथ उठा चमाट जड़ देता है। अर्पिता 2 कदम पीछे हट जाती है और उसे धक्का देकर उसी दिशा में वहां से भाग जाती है जहां से वो अंदर आया था। उसे दरवाजा दिख जाता है और वो दूसरी तरफ लपकती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जो 2 बंदे और आने वाले होते हैं वो शिव को लेकर वहां आ जाते हैं। उन दोनों ने शिव को ड्रिंक कराकर पूरे नशे में कर दिया है। उन दोनों को देखकर वो अपने कदम पीछे बढ़ाती जाती है। परेशानी और तनाव उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगता है। उन दोनों की नजर जैसे ही अर्पिता पर पड़ती है, वो लोग शिव को छोड़कर उसके पीछे दौड़ आते हैं। गॉड हेल्प, कहते हुए अर्पिता वहां से दूसरी तरफ दौड़ जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती है। उसके पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं। अर्पिता वहीं रुक जाती है और वो चारों ओर से उसे घेरे खड़े हो जाते हैं। ओह नो, अब क्या करें? ये लोग तो चारों दिशाओं में आकर खड़े हो गए। अब क्या हम उड़कर यहाँ से निकले? सोचते हुए अर्पिता ऊपर देखने लगती है। वो चारों गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हैं तो अर्पिता वहीं खड़ी होकर उनके पास आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो चारों उसके पास आते हैं, वो फुर्ती से झुककर उनके घेरे से बाहर निकलती है और दौड़ते हुए वहां से कुछ कदम दूर पुराने सड़े गले फर्नीचर पर एक पैर रखती है और दूसरा उसके आगे रखे गोल डिब्बे पर रख कबाड़ से होते हुए दरवाजे की ओर भागती है। बाहर दरवाजे के पास उसे शिव पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसे देख वो कहती है, सॉरी शिव, हमें अभी निकलना होगा, हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते, सॉरी। हाँ, कहकर अर्पिता वहां से निकल जाती है। प्रशांत जी और श्रुति अर्पिता की हरकतों से इतना तो अनुमान लगा लेते हैं कि वो वहां से निकल चुकी है। भागी, वो पकड़ो उसे, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे सही, कहते हुए वो चारों उसके पीछे दौड़ते हैं। अर्पिता की चप्पल तो अंदर दौड़ते भागते ही टूट चुकी होती है, पर वो बेतहाशा भागती जाती है। ये गोडाउन मेन रोड से बिल्कुल अलग ही होता है। कुछ दूर भागने के बाद उसे सड़क हाईवे दिख जाता है। ये देख उसकी जान में जान आती है और वो पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ लगा देती है। वो चारों भी दौड़ते हुए उसके पीछे बाहर आ जाते हैं। उधर हाईवे पर एक ऑटो आकर रुकता है। उसमें से बीना जी और किरण दोनों उतरती हैं और वो दोनों अर्पिता को भागते हुए आते देखती हैं तो बिना सोचे समझे उसी की तरफ दौड़ती चली आती हैं। अर्पिता भी भागती चली आती है और उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे चारों गुस्से से पगलाए हुए रुक जाते हैं। उनमें जिसके चोट लगी होती है वो गुस्से से उसे देखता है और अपने पास रखी हुई रिवॉल्वर निकालता है और बिना सोचे समझे अर्पिता की ओर फायर कर देता है। अर्पिता को ठोकर लग जाती है और वो गिर जाती है और उसका निशाना सामने से आ रही बीना जी बन जाती है। माँ, आप ठीक हैं? किरण ने अपनी माँ से कहा। वो समझ ही नहीं पाती कि इस बीच क्या हो चुका है। वहीं गोली की आवाज सुन अर्पिता पीछे मुड़कर देखती है। वो चारों वहीं इकट्ठे खड़े होकर उस पर फिर से निशाना लगाते हैं, लेकिन इस बार एक चमकीली रोशनी के कारण वो निशाना नहीं लग पाता है। वो रोशनी शिव उनके ऊपर फेंक रहा है। उसके हाथ में बंधी घड़ी के शीशे की वजह से इस बंदे की आंखें चुंधिया जाती हैं। अर्पिता उठती है और दौड़कर बीना जी के पास आती है, जो अब धीरे धीरे नीचे बैठती जा रही हैं। मासी, आप ठीक है? मासी, अर्पिता बीना जी के पास पहुंच उनसे कहती है। बीना जी तब तक नीचे जमीन पर गिर चुकी होती हैं। उनके शरीर से निकलते खून के कारण उनके कपड़े लाल हो चुके हैं। किरण कुछ समझ नहीं पाती है। वो तेज आवाज में चीखते हुए बीना जी से कहती है, माँ, क्या हुआ है आपको? माँ, ठीक तो है ना? कहते हुए किरण बीना जी को पकड़ती है तो उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। ये देख वो जोर से चीख पड़ती है, माँ, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है माँ आपको? ये खून? अर्पिता भी ये देखकर घबरा जाती है। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा किरण, जल्दी। प्रशांत जी भी तब तक वहां पर पहुंच जाते हैं। श्रुति और प्रशांत जी फोन पर सब कुछ सुन चुके होते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी घटना घट चुकी है। प्रशांत जी अपनी बाइक लेकर अर्पिता के पास आते हैं और उसे वहीं रोक बिना किसी से कुछ कहे बीना जी को उठाते हैं और बाइक पर बिठाते हैं। अर्पिता उन्हें थामती है और एक नजर प्रशांत जी की ओर देखती है। प्रशांत जी उससे कुछ नहीं कहते, बस अपनी पलकें झपकाकर उससे सब सही होने का आश्वासन देते हैं। किरण आकर बीना जी को संभालती है और बाइक पर बैठ जाती है। प्रशांत जी बाइक दौड़ा देते हैं और अर्पिता वहां से फौरन दौड़ते हुए हाईवे पर पहुंचकर ऑटो रुकवाने लगती है। वाहन आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी रुकता नहीं। ओह गॉड, मतलब जब तक टेढ़ा तरीका ना आजमाओ कोई काम नहीं आता, कहते हुए अर्पिता बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है। किस्मत से सामने से एक ऑटो आ रहा होता है और अर्पिता को बीच सड़क पर खड़े देख ऑटो वाला चिल्लाता है और ऑटो रोकता है। उसकी चिल्लाहट को इग्नोर कर वो ऑटो में जाकर बैठ जाती है। अरे 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 मैडम जी, ये क्या बदतमीजी है? ये मेरा ऑटो सभी सवारियों के लिए नहीं जा रहा, मुझे सामान का ऑर्डर मिला है, वही लेने जा रहा हूँ, आप नीचे उतरिए, अभी के अभी उतरिए, ऑटो वाले ने चिल्लाकर कहा।
उसकी बात सुन अर्पिता खुद को शांत कर कहती है, भाई आपका ऑर्डर किसी की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं ना? आप वो देखिए, वो 4-5 लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं ना, वो सभी किडनैपर्स हैं। हम उनसे ही पीछा छुड़ाकर भागे हैं। आप ठहरे लखनऊ वासी, इसलिए हमने आपका ऑटो इस तरह रुकवा लिया। काहे कि हमने सुना है लखनऊ वासी दिल से बहुत अमीर होते हैं। अतिथि देवो भव, हर लखनऊ वासी की रगों में लहू के साथ बहता है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, अर्पिता ने मासूमियत से कहा। और उसकी बातें सुन ऑटो ड्राइवर भावुक हो कहता है, ये तो आपने बहुत सही कहा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। कहते हुए ऑटो ड्राइवर ऑटो सड़क पर दौड़ा देता है। बाइक चलाते हुए प्रशांत जी उसकी बातों को सुन मन ही मन कहते हैं, ओह गॉड, ये है क्या, अपनी बातों में तो ऐसे उलझाती है कि बिना इसकी बात माने कोई रह ही नहीं पाए। क्या पट्टी पढ़ा दी 2 मिनट में इसने। भाई मान गए, सही कहा है उन लड़कों ने, तीखी छुरी। वहीं हमारी अर्पिता मन ही मन कहती है, गॉड जी प्लीज प्लीज हमारी मासी का ध्यान रखना प्लीज। उन चारों को शिव अटकाए रहता है और अर्पिता ऑटो में बैठ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रशांत जी किरण और बीना जी को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स बीना जी की कंडीशन देख उन्हें तुरंत ओटी में भेज देते हैं। किरण और प्रशांत जी वहीं खड़े होकर डॉक्टर्स के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। प्रशांत, किरण, श्रुति और अर्पिता सभी परेशान होते हैं। अर्पिता ऑटो से गुजरती है तो रास्ते में हॉस्पिटल देख वहीं उतर जाती है। भाई आप पेटीएम का उपयोग करते हो? अर्पिता अपना फोन निकालते हुए उससे पूछती है। तो उसकी बात सुन ड्राइवर कहता है, बहन मैं उपयोग अवश्य करता हूँ, लेकिन आपसे पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी इसी तरफ आ रहा था अपना ऑर्डर लेने के लिए। अब जब मेरा तनिक भी नुकसान नहीं हुआ तो हर जाने का तो सवाल ही नहीं है। वैसे भी हम लखनऊ वासी हैं, इतनी मदद तो यूं ही चलते फिरते में कर देते हैं। चलता हूँ, बाय। उसकी बात सुन अर्पिता अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। ऑटो वाला वहां से चला जाता है। अर्पिता फोन देखती है जिसमें उसकी कॉल पिछले 1 घंटे से श्रुति से कनेक्ट होती है। ये देख वो कहती है, अब हम समझे कि हमारे बिना बताए प्रशांत जी हम तक पहुंचे कैसे। हम अंदर चलकर देखते हैं मासी कैसी हैं, बस वो ठीक हों, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। ये सोचकर अर्पिता फोन कट कर अंदर पहुंचती है। वो जाकर किरण के पास खड़ी हो जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, किरण सब ठीक होगा, मासी भी जल्दी ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत होना। कहते कहते अर्पिता भावुक हो जाती है। वहीं प्रशांत जी उसे परेशान देख खुद परेशान हो जाते हैं। उन्हें खुद समझ ही नहीं आता कि वो उन दोनों से क्या कहें। वो अर्पिता और किरण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, देखो समय कठिन है, हिम्मत से काम लेना होगा, पर सब ठीक होगा। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता सहमति में सर हिलाती है, लेकिन किरण तीखी नजरों से अर्पिता की ओर देखती है और वहां से ओटी के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ ही पलों में उदास चेहरा लिए डॉक्टर ओटी से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे को देख अर्पिता और किरण दोनों के दिल की धड़कन तेज गति से बढ़ जाती है। डॉक्टर प्रशांत जी के पास आते हैं और ना में गर्दन हिलाकर वहां से चले जाते हैं। किरण तो एकदम से चीख ही पड़ती है। अर्पिता उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है। प्रशांत जी नीचे रिसेप्शन पर जाकर सारी औपचारिकता पूरी कर देते हैं। हॉस्पिटल में काम करने वाले सदस्य बीना जी के पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस में रख देते हैं। अर्पिता जैसे तैसे किरण को बुलाकर लाती है। एम्बुलेंस बीना जी के शरीर को लेकर लखनऊ में स्थित उनके घर पहुंचाकर वापस चली आती है। दया जी ये दृश्य देखकर एकदम से चीख पड़ती हैं। उन्हें ऐसे देख किरण अर्पिता को छोड़ उनके पास दौड़ पड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, दादी माँ, और फूट फूट कर रोने लगती है। अर्पिता के घर अचानक से खुशियों की जगह मातम पसर जाता है। वहीं प्रशांत जी अपने घर पर कॉल कर शोभा जी को इस अनहोनी की सूचना देते हैं। हेमंत जी, आरव जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, पड़ोसियों के जरिए उन तक ये खबर पहुंचती है। इस अप्रत्याशित घटना के बारे में सुन वो भी सन्न रह जाते हैं और बेतहाशा सब काम छोड़ घर के लिए दौड़ पड़ते हैं। अर्पिता दया जी और किरण के पास जाती है और किसी की भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। किरण सर पटक पटक कर पूरी तरह से रो रही है। उसके दुख का पार ही नहीं है। बच्चों के लिए माँ उनकी पूरी दुनिया होती है और आज किरण की ये दुनिया ही उससे छिन जाती है। हेमंत जी, आरव भी आ जाते हैं। धीरे धीरे सभी नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा होने लगता है। अर्पिता के परिवार से उसके माता पिता भी खबर सुन तुरंत ही निकल आते हैं। उधर शोभा जी, शीला, नपेंद्र जी और प्रशांत जी के पिता सभी चले आते हैं। रात हो जाती है और घर में चीख पुकार बदस्तूर जारी रहता है। किरण और आरव तो एक पल के लिए भी बीना जी से दूर नहीं होते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और बीना जी की अंतिम विदाई की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। अंतिम विदाई के समय उन्हें एक सुहागन की तरह तैयार किया जाता है और सभी को अंतिम दर्शन के लिए कहा जाता है। किरण, आरव, हेमंत जी, दया जी, अर्पिता की माँ सभी भीगते नैनों से उनके दर्शन कर उन्हें विदाई देते हैं। बीना जी को हेमंत जी, आरव और बाकी रिश्तेदार अर्थी सजाकर ले जाते हैं। माँ को जाता देख किरण जोर से चीखती चिल्लाती है और अपनी होश खो नीचे गिर पड़ती है। अर्पिता किरण के पास ही होती है और उसे गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। प्रशांत जी को अर्पिता का इस तरह रोना अंदर तक दुखी कर जाता है। उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वो वहां से बाहर सबके साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और पास पड़ोसी नाते रिश्तेदार चले जाते हैं। कल तक जिस घर में खुशियों की किलकारी गूंजती थी, अब वहां हर कोने में मातम पसर गया है।
शोभा जी, प्रशांत जी, शीला, प्रशांत जी के पिताजी, सभी दया जी, किरण, हेमंत जी आरव को सांत्वना दे वहां से निकल आते हैं। किरण अभी भी मूर्छित अवस्था में होती है। कुछ ही क्षणों में उसकी मूर्छा टूटती है और वो माँ कहते हुए एकदम उठ खड़ी होती है। उसकी मूर्छा टूटी देख अर्पिता उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है, पर अर्पिता को देख किरण उसे चिल्लाते हुए जोर से धक्का देती है। अर्पिता किरण के इस व्यवहार को इग्नोर कर देती है। वो दोबारा उठकर किरण के पास जाती है और उसे दोबारा से गले लगा लेती है। किरण और अर्पिता दोनों बहनें चीखते चिल्लाते हुए जोर से रोने लगती हैं। आरव भी आकर पीछे से उन दोनों के गले लग जाता है। हेमंत जी बच्चों को इस तरह रोता बिलखता परेशान देख आकर उनके पास बैठ जाते हैं। दया जी और अर्पिता की माँ, उसके पिताजी सभी रोने लगते हैं। गुजरते समय के साथ सभी संभल जाते हैं। हेमंत जी, दया जी, आरव सभी अर्पिता और किरण से इस अनहोनी का कारण पूछते हैं और किरण रोते हुए धीरे धीरे सारी बात बताती है। कैसे अर्पिता का अपहरण हुआ, उसने मदद के लिए कहा, कैसे हम लोग वहां पहुंचे, और वो कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। आगे अर्पिता बताती है, हमने पीछे नहीं देखा था कि उन लोगों के हाथ में बंदूक है। हमें ठोकर लगी और हम नीचे गिर पड़े और गोली हमारी मासी को लग गई। सब हमारी वजह से हुआ है। ना हमें ठोकर लगती और ना हम नीचे झुकते और ना ही मासी हमें छोड़कर जाती। सब हमारी गलती है। अर्पिता अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगती है। किरण अर्पिता के पास आती है और उसके गले लग कहती है, तुम छल्ली हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थी वहां, मैंने देखा सब अपनी आंखों से। तुम खुद पर दोष मत दो, जो हुआ वो एक एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं है अर्पिता। कहते हुए किरण अर्पिता के गले लग रोने लगती है। अर्पिता की बात सुन हेमंत जी और दया जी दोनों उसकी ओर देखते हैं। दया जी किरण से कहती हैं, किरण लाली, मुझे पूरी बात जाननी है, साफ साफ बताओ हुआ क्या? ये अर्पिता का अपहरण क्यों, कैसे, किसने? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ बताओ मुझे। दया जी की बात सुनकर किरण कहती है, दादी बताया, जो जितना मुझे पता है उतना बता दिया, बाकी अब मुझे कुछ नहीं पता। कहते हुए किरण चुप हो जाती है। दया जी अर्पिता की ओर हिकारत से देखती हैं और वहां से उठकर चली जाती हैं। अर्पिता के माँ, बाबूजी और आरव सब हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। एक एक कर सभी रिवाज कर लिए जाते हैं। अर्पिता सभी का ध्यान रखते हुए इस कठिन समय में किरण और आरव का साथ देती है। शांति पाठ के बाद अर्पिता के माता पिता आगरा वापस चले जाते हैं। सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है और इन सब में केवल एक चीज बदल गई, वो है दया जी का अर्पिता के प्रति व्यवहार। जितना किरण ने बताया, जैसा बताया, उसे सत्य मान दया जी ने खुद सोच विचार करते हुए अर्पिता को इन सब का दोषी ठहरा दिया। अब उन्हें अर्पिता से पहले जैसा लगाव नहीं रह गया था, बल्कि अब तो वो उसके हर काम में मीन मेख निकालने लगती हैं। उनके मन की पीड़ा समझ अर्पिता इस बात को इग्नोर कर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि दया जी के साथ उसका रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उसे नाकामयाबी ही मिलती है। कभी साफ सफाई को लेकर दया जी अर्पिता पर भड़क जाती हैं, तो कभी मिर्च ज्यादा कर दी, नमक कम है, कोई काम नहीं आता, जैसा बताते हैं वैसा क्यों नहीं करती, कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। कुल मिलाकर उनका व्यवहार अर्पिता के लिए ऐसा हो गया था जैसे वो उनकी बेटी ना होकर बहू हो। वहीं अर्पिता सब कुछ बर्दाश्त करती है क्योंकि इस घर में उसे हमेशा एक बेटी की तरह ही समझा गया। बीना जी ने उसे किरण से बढ़कर ही समझा, फिर क्यों वो दया जी की बात का बुरा माने? किरण अगर दादी से कुछ कहती भी तो अर्पिता किरण को चुप करा देती। किरण और अर्पिता दोनों ने मिलकर घर को अच्छे से संभाल लिया था। साथ मिलकर दोनों सारे काम करती और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई करती हैं। धीरे धीरे बीना जी को गए हुए 1 महीना हो जाता है। प्रशांत, शिव और श्रुति ने मिलकर उन चारों के विरुद्ध अपहरण करने की साजिश के तहत पुलिस में शिकायत लिखवा दी थी, जिस कारण उन चारों को कुछ समय के लिए जेल हो जाती है। और इस 1 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन दया जी ने अर्पिता को डांटा ना हो। अर्पिता के चुपचाप सह लेने पर, उसके कुछ ना कहने पर वो और चिढ़ जाती हैं। एक दिन उन्होंने अर्पिता को अपने पास बुलाया और कहा, अर्पिता, किरण, हेमंत और आरव भले ही तुम्हें दोषी ना मानते हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बीना की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारे ही कारण बीना की असमय मृत्यु हो गई। सो बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तब तब मुझे यही एहसास होता है कि तुम्हारे कारण मेरे घर का आधार बिगड़ गया। तुम्हारे कारण अर्पिता, मेरे बच्चे बिन माँ के हो गए। चली जाओ यहाँ से, मेरे घर और मेरे बच्चों से दूर। वैसे भी 3 महीने बाद किरण की शादी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस शादी में शामिल हो। सो कल सबके साथ तुम भी यहाँ से अपने घर चली जाना। मैंने तुम्हारे घर फोन कर तुम्हारे माता पिता को यहाँ घूम कर जाने के लिए बोला है और उनके साथ ही जिद कर तुम भी यहाँ से चली जाना, ठीक है? और शादी में नहीं आना। बाकी सब मैं देख लूंगी, किससे क्या कहना है, क्या जवाब देना है, मैं सब संभाल लूंगी, दया जी ने निष्ठुरता से कहा। और उनकी बात सुन अर्पिता की आंखें छलक आती हैं और वो हाँ में गर्दन हिला वहां से कमरे में चली आती है। कमरे में किरण गंभीरता से अपनी पढ़ाई कर रही है। इस एक हादसे ने किरण और अर्पिता दोनों को ही बचपन से निकालकर समय अनुसार परिपक्व बना दिया है। मुस्कुराहट और चुहलबाजी के स्थान पर समझदारी और गंभीरता ने उनके व्यक्तित्व में जगह बना ली है। अर्पिता किरण को पढ़ाई करते हुए देखती है तो दरवाजे से ही नीचे चली आती है और रसोई में किरण के लिए कॉफी बनाकर लेकर जाती है और लाकर मुस्कुराते हुए किरण की टेबल पर रख देती है। किरण अर्पिता को देख हल्का सा मुस्कुराती है और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती है।
अर्पिता भी अपना फोन उठाकर उस पर नेट सर्फ करने लगती है। कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है और अर्पिता के माता पिता भी वहां आ जाते हैं। किरण, आरव, हेमंत जी, दया जी सभी उनसे मिलकर प्रसन्न होते हैं। अर्पिता चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता करते हैं। सबसे बात करते हुए अर्पिता की नजर दया जी पर पड़ती है, जो सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही हैं। अर्पिता लाली, जरा यहाँ आना, ये कप ले जाओ, रसोई में रख दो, दया जी अर्पिता से कहती हैं। अर्पिता, जी दादी, कह उठकर कप लेकर जाती है। अरे अर्पिता, वो जरा, चली गई, मैं अभी आती हूँ, सबसे कहकर दया जी भी उसके पीछे पीछे चली आती हैं। दया जी, बात कर ली तुमने अपने माँ पिताजी से? अर्पिता, जी हम शाम को ही कर लेंगे, नहीं तो कल सीधे ही उनके साथ निकल जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारी परेशानी है कि क्या करना है कैसे करना है, दया जी अर्पिता से कहती हैं। अर्पिता, जी दादी कहकर कप धो देती है और वापस सबके पास आकर बैठ जाती है। इतने में किरण का फोन रिंग होता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। दया जी भी अर्पिता की ओर इशारा करती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। हेमंत जी अर्पिता के माता पिता को आराम करने के लिए कहते हैं और उन्हें लेकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अर्पिता सोचती है, कल हम यहाँ से इस शहर से चले जाएंगे, फिर शायद ही हम यहाँ आ पाएंगे, यानी हम प्रशांत जी को कभी देख नहीं पाएंगे। काश जाने से पहले हम एक बार उन्हें देख सकते। अर्पिता सोच ही रही होती है कि तभी उसके अंतर्मन से आवाज आती है, अर्पिता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखना ही तो है ना, तो एक बार श्रुति को वीडियो कॉल कर ले, अगर वहीं कहीं होंगे तो उन्हें देख लेना। पर उसका दिमाग कहता है, नहीं अर्पिता, श्रुति क्या सोचेगी, कभी वीडियो कॉल नहीं की तुमने उसे, आज करने लगी, कोई तो वजह होगी। लेकिन दिल कहता है, लो तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, अरे याद आई तो कर ली। दिमाग, लो सुबह ही तो मिले थे, बड़ी जल्दी आ गई। आइडिया अच्छा है, खुद से कहते हुए अर्पिता श्रुति को वीडियो कॉल लगाती है और श्रुति से बात करने लगती है। अर्पिता, हेलो श्रुति। श्रुति, हाय अपू, क्या बात है, आज पहली बार तूने मुझे वीडियो कॉल की है, तुम ठीक तो हो? श्रुति की बात सुन अर्पिता उससे कहती है, हम ठीक हैं, बस कल सुबह की ट्रेन से घर जा रहे हैं, तो सोचा तुझसे ही बात कर लूं। क्या कहा तुमने अर्पिता? श्रुति ने एकदम से छूटते हुए कहा और वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसका ये रिएक्शन देख अर्पिता उससे पूछती है, क्या हुआ जो ऐसे एकदम से उठकर बैठ गई? अरे घर ही जा रही हूँ, बहुत दिनों से गई नहीं ना, माँ पापा आए हैं तो सोचा उनके साथ ही चली जाऊं, घूम आऊंगी। यार तू जा रही है, श्रुति ने उदास होते हुए कहा। अर्पिता के जाने की बात वहीं हॉल में सोफे पर बैठे प्रशांत जी भी सुन लेते हैं और वो एकदम से चौंकते हुए श्रुति की ओर देखते हैं, जो फोन हाथ में पकड़े हुए अर्पिता से बात करने में लगी होती है। अर्पिता, हाँ श्रुति, ओके, तो अब जाने की बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि फिर कब आओगी? श्रुति के इस सवाल पर अर्पिता एकदम से चुप हो जाती है और वो सोचते हुए कहती है, श्रुति, अभी तो हम यहाँ से निकल ही नहीं पाए और तुम आने का पूछ रही हो, आने के लिए पहले पहुंचने तो दो श्रुति। कहते हुए अर्पिता श्रुति की बात टाल देती है। ओके ओके, श्रुति ने कहा और दोनों ही बातों में लग जाती हैं। अर्पिता के जाने के बारे में सुन प्रशांत जी एकदम से बेचैन हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अर्पिता जा रही है, यानी कल से मैं ना जाने कितने दिन तक उसे ना देख पाऊं। अभी तक तो चोरी चोरी श्रुति को छोड़ने के बहाने से उसे देख लेता था, अब मुझे ना जाने कितने दिनों तक इंतजार करना पड़े। इंतजार तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी इस गोल्डन मौके को नहीं जाने देना चाहिए। चोरी चुपके एक दीदार तो बनता है, वैसे भी तो इश्क ही क्या जिसमें चोरी चुपके दीदार करना शामिल ना हो, और इस चोरी चोरी की तो बात ही कुछ और है। सोचते हुए प्रशांत जी अपना लैपटॉप लेकर जानबूझकर श्रुति के पीछे से गुजरते हैं और एक नजर उठाकर श्रुति के फोन की ओर देखते हैं। अर्पिता, जो श्रुति को ही देख रही होती है, वो प्रशांत जी को देख मन ही मन कहती है, थैंक गॉड, आपने इतनी कृपा तो की जो हम प्रशांत जी को देख सके, हमारे लिए तो यही बहुत है। वहीं प्रशांत जी भी एक नजर अर्पिता को चुपके से देख वहां से आगे बढ़ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्पिता और श्रुति कुछ देर और बात करती हैं और टाइम ज्यादा होने पर वो दोनों एक दूसरे को बाय कहकर फोन रख देती हैं। उसके बाद अर्पिता उठकर अपने कमरे में चली आती है, लेकिन अपने कमरे में उसका मन ही नहीं लगता। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगती है और थक हार कर वो छत पर चली जाती है। यहाँ बीना जी ने छोटा सा रूफ गार्डन बना रखा होता है। वहां जाकर वो आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाले अर्ध चंद्र को देखती है और सोचती है, पूर्णता कहाँ सबको नसीब होती है। जीवन भी तो इन्हीं चंद्रकलाओं की तरह ही है, जिसमें सुख दुख इसके घटने बढ़ने के साथ ही आते जाते रहते हैं। आज किस्मत ने मोड़ लिया है तो हमें इस शहर से जाना पड़ रहा है, लेकिन आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हमें बहुत कुछ कहना था आपसे, बहुत सी बातें करनी थी, आपकी बातें सुननी थी, संग चलना था, कुछ कदम न जाने कितनी ख्वाहिशें थी जो शायद कभी पूरी ना हो। शायद, सोचते हुए अर्पिता की आंख भर आती है और उन्हें पहुंचकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत जिद्दी है यासु, लाख रोकने पर भी झलक ही आते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत जी भी अपने रूम की छत पर बैठे हुए अर्धचंद्र के नीचे गिटार के साथ छेड़खानी करते हुए कोई धुन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं। ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पा रहा था और थक हार कर वो गिटार एक तरफ रख
अर्धचंद्र को देखने लगते हैं। अर्पिता और प्रशांत, दो ऐसे लोग जो अपने रहन सहन व्यवहार सभी तरह से आधुनिक हैं, बस मोहब्बत के मामले में थोड़े पीछे हैं। इसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि रूहानी इश्क, जो आंखों से शुरू हो रूह पर खत्म होता है। वो इश्क जिसमें जीवन का कोई भी रंग आकर बिखर जाए, लेकिन उसका प्रभाव एक ही पड़ेगा। इश्क रंगों से धूमिल होने की बजाय हर रंग को अपने ही रंग में रंग लेगा। चांद को देखते देखते दोनों की कब आंख लग जाती है उन्हें खुद पता ही नहीं चलता। अगले दिन अर्पिता जल्दी उठती है और जल्दी जल्दी सारा काम समेटकर कमरे में आकर तैयार होने लगती है। किरण, जो जल्दी उठकर योगा कर रही होती है, अर्पिता को तैयार होता देख उससे पूछती है, अर्पिता, कहीं तुम भी तो मौसा और मौसी जी के साथ घर तो नहीं जा रही हो, जो इतना सुबह सुबह तैयार होने लगी? अर्पिता, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है किरण, हम घर जा रहे हैं। बहुत दिनों से गए नहीं ना, तो याद आ रही थी, तो सोचा एक बार जाकर घूम आती हूँ। ओके अर्पिता, जाओ, लेकिन जल्दी आना, मुझे तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा, किरण ने कहा। और उसकी बात सुन अर्पिता किरण के गले लग जाती है और उससे कहती है, अपना ध्यान रखना, हाँ? किरण बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और अर्पिता नीचे तैयार होकर आ जाती है। उसके माता पिता उसे तैयार देख समझ जाते हैं कि अर्पिता भी घर जाना चाहती है। वो आकर अपनी माँ के पास खड़ी हो जाती है और सभी हेमंत जी, दया जी, किरण और आरव को बाय कहते हैं। दया जी इशारे से अर्पिता को अपने पास बुलाती है और उसके पास जाने पर वो उससे कहती हैं, मेरी एक बात याद रखना लाली, यहाँ इस घर में कभी वापस नहीं आना। हाँ जी दादी, हम अब इस घर में कभी नहीं आएंगे, आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अर्पिता ने बुझे मन से कहा और सभी से बाय कहे वो अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। कुछ ही मिनटों में वो लखनऊ जंक्शन के अंदर होती है और अंदर अपनी ट्रेन के टाइम टेबल चेक करती है। वो खचाखच भरी हुई एक ऐसी जगह है जो 24 घंटे ऐसी ही रहती है, जहां लोग आते हैं जाते हैं। ट्रेन अगले 15 मिनट में स्टेशन से रवाना होगी, देख अर्पिता अपने माता पिता को बता देती है। अर्पिता के पिता, ठीक है लाली, एक काम कीजिए, आप दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर इंतजार कीजिए, मैं कुछ ही देर में टिकट लेकर पहुंचता हूँ। नहीं पापा, आप देख रहे हैं ना कि कितनी लंबी लाइन है, लेडीज वाली लाइन जरा छोटी है, सो हम जाकर टिकट लेते हैं। आप और माँ स्टेशन पर ट्रेन में हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी 10 मिनट में टिकट लेकर पहुंचते हैं, अर्पिता ने सामने देखते हुए कहा। ठीक है लाली, कहकर उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं और वहां जाकर वो अपनी लाइन में लग जाती है और इंतजार करते हुए इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर सामने जाकर एक खंबे के पास खड़े शख्स पर ठहर जाती है।